हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्वपोषी पोषण से संबंधित सभी जानकारी देखे। जितना भी जानकारी था सारा डिटेल में एक एक बात, क्या क्या प्रश्न बनेंगे, क्या क्या जानकारियाँ होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती है, सब बताएं। इस वीडियो में स्वपोषी पोषण से संबंधित जो जो प्रश्न हो सकता है, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं या इस किताब में जो दिया है, वो सभी प्रश्न को मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखिए। बहुत सारे प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से संबंधित। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे प्रश्न आएगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया है कि क्लोरोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल मैं गलत बोल रहा हूँ। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, और चूंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है इसलिए इसका नाम पड़ गया अंगक। ठीक, इसलिए कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। तो आप हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट कहिएगा, क्लोरोफिल मत कहिएगा, ठीक है, क्योंकि उसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है, अंगक नहीं। अब दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है प्रतिशत? तो 0.03%। इसका मतलब हुआ कि 3/100, 0.03/100, यानी 100 ग्राम में 0.03 ग्राम कार्बन की मात्रा है, CO2 की मात्रा। इसके बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूँ, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल ही अवशोषित करता है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? तो रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा, जो छिद्र पाया जाता है पत्तियों में। इसके बारे में विधिवत जानकारी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वायुमंडल से, क्योंकि वातावरण में ही CO2 मौजूद है, हमारे द्वारा छोड़ा हुआ है, तो वायुमंडल से प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। मतलब जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनके लिए भी कुछ चाहिए कच्चा पदार्थ। जैसे हमारे लिए कच्चा आलू, कच्चे नमक, कच्चे जो भी है प्याज, लहसुन, अदरक, सबको मिलाकर तब बनाते हैं ना। उसी तरह इनको भी कच्चा सामग्री चाहिए ताकि इनका भोजन बन पाए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है वो जान लीजिए, और कहाँ से पाते हैं वो भी जान लेते हैं। तो कच्ची सामग्री में आता है CO2 और H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल H2O। अब CO2 को पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई? तो वायुमंडल में CO2 है तो वहीं से प्राप्त करेंगे। और जल कहाँ से? भूमि से प्राप्त करते हैं। हो गया। अगला प्रश्न विधिवत जानकारी के लिए इसका पिछला वीडियो मैंने डाल दिया है, वहां से आप देख लीजिए समझने के लिए। थ्योरी, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसके उपोत्पाद क्या हैं। यानी स्वपोषी पोषण किन किन स्थितियों में होता है और उप उत्पाद क्या बनता है। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल, यानी ये 4 चीजें होनी चाहिए। अब इनकी उपस्थिति में निम्न अभिक्रियाएं होती है। वो इसमें होता क्या है कि CO2 जो वायुमंडल से लिया गया है और जल जो जमीन से लिया गया है, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण CO2 H2O, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है, यह ग्लूकोज, यहाँ पे CO2 H2O, H2O का एक भाग निकल जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे C6 और H2O यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, इसलिए C6H12O6 बन जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज उनके काम का होता है और पानी उनके काम का होता है, लेकिन ऑक्सीजन उनके काम का नहीं होता है। तो जो उनके काम का नहीं है वही उनका उप उत्पाद है। यह है उत्पाद, और जो काम का नहीं है वो उप उत्पाद। तो इसलिए उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, मुक्त होती है, क्योंकि ये हमारे काम का है। उसी तरह हमारे काम का CO2 नहीं है, इसलिए हम CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, जो इनके काम का है। तो वो CO2 हमारे लिए उप उत्पाद है, और H2O यहाँ पर देखिए, उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले यहाँ पे समझते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? क्या है प्रकाश संश्लेषण? वही 4 परिस्थितियों में जो भोजन बनाता है पौधा, यानी पेड़ों द्वारा CO2, जल और क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण, यानी ग्लूकोज का निर्माण। संश्लेषण मतलब निर्माण, क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
समीकरण भी लिख देंगे। 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, 6C6H12O6, 6O2 और 6H2। बैलेंस कर है चारों तरफ, याद रखिएगा, ये आ जाता परीक्षा में 1 नंबर का भी ये समीकरण लिखने के लिए। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो इसका थ्योरी मैंने बता दिया पिछले वीडियो में, वहां पे से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी समझ लीजिए आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये कुल मिलाकर कहाँ पाए जाते हैं, पौधे की पत्तियों में। इसीलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग। बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इस प्रयोग, ये 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। तो क्लोरोफिल कितना आवश्यक है, कैसे आवश्यक है, इसे एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि गमले में लगा एक क्रोटन का पौधा ले लेंगे, जिसका पत्ती कुछ इस प्रकार का होता है, और पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, ताकि उसका पूरा मंड या जो स्टार्च होता है क्लोरोफिल के कारण बनता है, वो प्रयुक्त हो जाए, खत्म हो जाए, और उसका निर्माण ना हो पाए, क्योंकि सूरज के प्रकाश में उसी का निर्माण होता है, वही उनका भोजन है, स्टार्च। तो नहीं बन पाएगा, खत्म हो जाएगा। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूरज के प्रकाश में रखेंगे ताकि फिर से प्रकाश संश्लेषण हो और मंड का निर्माण हो। पौधे से एक पत्ती को तोड़ लेते हैं और उसके हरे एवं सफेद भाग को चिन्हित कर लेते हैं। देखिए, इसमें इस पौधे में होता क्या है कि कुछ भाग हरे होते हैं, कुछ भाग सफेद होते हैं। तो सफेद वाले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता है, हरे वाले भाग में क्लोरोफिल होता है। क्या यूज होगा देखिएगा। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल देते हैं। इसके बाद इसे अल्कोहल के बीकर में डुबा देते हैं, और अल्कोहल को भी उबालते हैं। ठीक, इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक पर रख के गर्म करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। तो अल्कोहल उबलने लगा, अब क्या होगा, इस प्रकार पत्ती का रंग रंगीन हो जाता है। रंगीन होने का मतलब है कि उसका हरा रंग गायब होने लगा और विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें का पत्ती का जो हरा क्लोरोफिल थे वो सभी के सभी बाहर आके विलयन में चले आए, तो पत्ती से क्लोरोफिल खत्म हुए। अब देखिए, अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डुबा देते हैं और फिर उसे निकालकर धो लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हम आयोडीन के विलयन में डाल के डुबा दिए और फिर निकालें, तो जो हरा वाला भाग था वो नीला हो जाता है, और जो सफेद वाला भाग था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, तो हमने देखा कि पत्ती का हरा भाग नीले रंग का हो गया, लेकिन सफेद भाग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि हरे भाग क्लोरोफिल था, हरे भाग में क्लोरोफिल था, यहाँ पे मैं छूट गया था, इसीलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और मंड बना, क्योंकि कुछ न कुछ क्लोरोफिल था इसमें। भले एक सारा निकल गया, बात अलग है, और मंड का निर्माण भी हुआ, यानी वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ, लेकिन सफेद भाग में क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए उसमें ये क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, ना मंड का निर्माण होगा। मंड का निर्माण होना ही उनका भोजन का निर्माण है। ठीक है, तो इस प्रयोग से साबित हो जाता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। ये भी 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने संबंधित जानकारी सारा दे दिया, स्वापोषी पोषण से संबंधित, उसमें समझदारी जो भी समझने वाली बातें सारा समझा दिया। अब यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर करा, तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें कि लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लेंगे। 2 पौधे लेना है हमें, या और समान आकार का लेना है। ठीक, उन्हें 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे,
क्योंकि पीछे भी हमने अंधेरे कमरे में रखा ताकि मंड का निर्माण, मंड खत्म हो जाए, तभी तो पता चलेगा बाद में कि प्रकाश संश्लेषण हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, मैं अपने एनसीईआरटी के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो ये वाला प्रयोग आसान भी है, अच्छा भी है। देखिए अब क्या करेंगे, एक पौधे के पास वाच ग्लास में KOH रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये CO2 को सोख लेता है, तो CO2 सोख लेगा, तो अब इस आधार पर हम पता करेंगे कि CO2 नहीं है तो क्या हो पाएगा कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण। चलिए रख दिए KOH। यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में कि यह KOH इस पौधे के पास और इस गमले के पास नहीं है, और इन्हें बेल जार से हमने दोनों अलग अलग पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक देते हैं। 13 बेल जार से हमने उन्हें ढक दिया। अब देखिए क्या होता है, अब हम लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू हो जाए। अब दोनों पौधे से एक एक पत्ती तोड़ लेंगे और उन पर आयोडीन की जांच करेंगे, जैसे पीछे किया था। तो जैसे ही आयोडीन डालेंगे, तो जिसके पास KOH रखा था वो हरा का हरा रह जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके पास नहीं रखा था KOH, वो हो जाएगा हमारा नीला। ऐसा क्यों हुआ देखिए। अब हम देखते हैं कि उस गमले की पत्ती जिसके पास KOH नहीं था नीले रंग का हो जाता है, और जिसके पास था वो पीले रंग का। क्यों? क्योंकि आयोडीन स्टार्च को नीला करता है। यही जांच का एक सबसे मेन तरीका है, आयोडीन से ही पता चल जाता है कि अगर स्टार्च बना है तो आयोडीन उसको नीला कर देगा, स्टार्च नहीं बना तो नीला नहीं करेगा। और जब स्टार्च नहीं बना, इसका मतलब है कि CO2 जरूरी था। वह गमला जिसके पास KOH था उसका पत्ती नीला नहीं होता है, क्योंकि KOH CO2 को सोख लेता है, जिससे पत्ती में मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए आयोडीन के द्वारा वह नीला नहीं हो पाया। इसलिए इस प्रयोग से साबित हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी उतना ही जरूरी है। उसी प्रकार जल भी है, और फिर से क्या कहा जाता है, हाँ जल है, खनिज लवण है, बहुत सारी चीजें तत्व भी है। तो वैसे ये 2 मेनली आते हैं परीक्षा में 5-5 नंबर के। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।